हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती की जो परीक्षा 8 मार्च 2025 को थी, उसके प्रथम और द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन आए थे तो पूरे क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है वो किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ला रहा है, और उससे आपको भी आंकड़ा लग जाएगा। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना एनालिसिस देख सकते हैं, और जिनकी परीक्षा आगामी तिथि में होने वाली है उनको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि उनकी तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए और किस टॉपिक पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप रेड कलर में देख रहे हैं ये प्रथम पाली के कुछ क्वेश्चन हैं। हालांकि इनका ऑप्शन तो हमको नहीं मिल पाया है, क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की तो उनको ऑप्शन याद नहीं था, लेकिन मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और ऐसे ही हम डेली के डेली जो एग्ज़ाम है उनको रिव्यू कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हमको मिल पाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है या कि होने वाला है, और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल, देखिए यहाँ पे ये लिंक है ऑफिस नो प्रॉब्लम के नाम से, तो इस चैनल में दोस्तों आप वो एग्ज़ाम शेयर कर सकते हैं। हम तो उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या सही और क्या गलत किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन आए थे। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं जो रेड कलर में दिख रहे हैं, ये प्रथम पाली के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि कौन सा अधिक अमूर्त है, पेंसिल या पेन। दोस्तों, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा अधिक अमूर्त है, पेंसिल या पेन। अब जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो पता नहीं इसका आंसर क्या लगाए हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको करेक्ट बताऊंगा, और ये करेक्ट आंसर के साथ साथ उसका रीज़न भी बताऊंगा कि वो करेक्ट आंसर क्यों हुआ। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से आया था कि एमएस एक्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पे, जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चौथा क्वेश्चन हमको जो मिला है वो मिला है कि दहेज उत्पीड़न में महिलाएं क्या कानूनी कार्यवाही कर सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निमोनिया का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न भी आए हैं, और एमएस वर्ड में दस्तावेज कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हमको प्रथम पाली से मिल पाए हैं। बाकी जो द्वितीय पाली के क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका एक्सप्लोर करूँगा, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इनका आंसर आपको दूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम प्रत्येक दिन में जो परीक्षा होने वाली है और उनका क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। और बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल में डायरेक्ट जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो। और यहाँ पे दोस्तों द्वितीय पाली के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में जातिवाद और भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना से, कि भारत में पंचवर्षीय योजना की आम आलोचना क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन जो भी था, क्योंकि सभी लोगों को ऑप्शन याद करना आसान नहीं होता है, हर कोई ऑप्शन याद नहीं कर पाता है, इसलिए हमको उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिंक की कमी से डाट डाट होता है। अब डाट डाट होता है में क्या रोग होता है, क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है जिंक की कमी से, तो ये आया था। फिर देख लीजिए कि विकास में लिंग समानता की भूमिका क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास में कैसे योगदान करते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे। और ग्रामीण और शहरी विकास में प्रमुख अंतर क्या है। आंगनवाड़ी केंद्र बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता का प्रमुख तत्व क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो 8 मार्च को प्रथम, ये रेड वाले प्रथम पाली में आए थे, और ये जो पर्पल कलर में लिखे हुए हैं ये द्वितीय पाली में आए थे।
ठीक है, इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं दोस्तों, बाकी आने के लिए टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन हमको इतने ही यहाँ पे क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो चलिए इनको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और आगामी परीक्षा जिनकी है वो भी देख लेंगे कि इनका आंसर किस तरह से देना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, इसी तरह के थोड़ा सा घुमा फिरा के या कि ऑप्शन चेंज करके आए। तो चलिए एक एक करके हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, है ना, क्योंकि हमने पूरे डिटेल में इनको समझाया है। तो चलिए, जो प्रथम पाली के जो क्वेश्चन है कि कौन सा अधिक अमूर्त है, पेंसिल या पेन, तो यहाँ पे अमूर्तता उस स्तर को दर्शाती है जिस पर कोई वस्तु भौतिक रूप से स्पष्ट होती है या नहीं, ठीक है। तो पेंसिल और पेन की बात करें तो दोनों ठोस भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो पेंसिल अधिक अमूर्त हो सकती है। क्यों? देखिए, हैं तो दोनों ही ठोस वस्तु और दोनों मूर्त हो सकती हैं, ठीक है, दोनों भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन अगर इनकी तुलना की जाए तो पेंसिल अधिक अमूर्त हो सकती है। कारण क्या है कि पेंसिल मिटाई जा सकती है, मतलब इसका लेखन स्थायी अस्थायी होता है, जबकि पेन का लिखा हुआ स्थायी होता है। पेंसिल एक सामान्य अवधारणा भी हो सकती है, मतलब यह ड्राइंग, स्केचिंग और लिखने के विभिन्न चरणों को दर्शाती है, जबकि पेन मुख्य रूप से लेखन से जुड़ा हुआ है। पेंसिल की पहचान बहुउपयोगी हो सकती है, यह कला और लेखन दोनों में उपयोगी होती है, जिससे इसका अर्थ अधिक अमूर्त हो सकता है। हालांकि यदि अमूर्तता की व्याख्या के संदर्भ में बदल दिए जाएं तो उत्तर भी बदल सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या बदल दिया जाए तो इसका उत्तर भी बदल सकता है। अगर हमको सटीक ऑप्शन मिला होता तो फिर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका हम आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे जितना क्वेश्चन है उसके आधार पर अगर हम देखें तो पेंसिल और पेन में दोनों में जो अमूर्त है, अधिक अमूर्त है, वो पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल क्यों है इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। MS एक्सेस का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि MS एक्सेस का मुख्य उद्देश्य डेटाबेस मैनेजमेंट करना है। यह एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको RDBMS कहते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। MS एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसको RDBMS भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसको किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक। दोस्तों पूरे एक्सप्लोर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसमें से कुछ भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए MS एक्सेस के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है क्या? अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य पूछा है ना, तो उद्देश्य में आपसे कोई भी उद्देश्य पूछ सकता है, क्योंकि MS एक्सेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य थोड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कई सारे यहाँ पे उद्देश्य हमने लिखे हैं। पहला उद्देश्य क्या है? डेटा संग्रहण और प्रबंधन, मतलब डेटा को संरचित रूप में स्टोर करने और आसानी से एक्सेस करने की सुविधा देता है। डेटाबेस क्रिएशन और मैनेजमेंट, यूजर्स टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट बनाकर डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये सब किससे संबंधित है? MS एक्सेस डेटाबेस से संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आगामी परीक्षा में। डेटा क्वेरी और फिल्टरिंग, जो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और क्वेरी टूल के माध्यम से डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में कि SQL के माध्यम से क्या किया जाता है। तो SQL टूल के माध्यम से क्या क्या करते हैं? डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और एनालिसिस यानी विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। और MS एक्सेस का उद्देश्य क्या है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करना। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित होने के कारण इसे बिना प्रोग्रामिंग ज्ञान के भी उपयोग किया जा सकता है। मतलब MS एक्सेस को यूज करना है अगर आपको, तो आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल होना ज़रूरी नहीं है, है ना। आप विदाउट प्रोग्रामिंग स्किल भी इसको यूज कर सकते हैं। और पांचवा जो उद्देश्य है, रिपोर्ट और विश्लेषण, मतलब रिपोर्ट और एनालिसिस। रिपोर्ट जनरेट करने और डेटा को एनालिसिस करने के लिए बेहतरीन टूल उपलब्ध हैं, ठीक। ये उद्देश्य है इसका। अगला उद्देश्य जो है तो मल्टी यूजर सपोर्ट, एक ही डेटाबेस को कई यूजर्स एक साथ एक्सेस और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका उद्देश्य है MS एक्सेस का।
अगला उद्देश्य है कि अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन। अब देखिए जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है तो ये अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के साथ आसानी से डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है ना। जो MS एक्सेस में डेटा आता है तो उसको आप एक्सटर्नल फाइल, चाहे आपके MS एक्सेल में डेटा रहे या MS वर्ड में रहे, किसी में भी रहे, उस डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो कुल मिला के दोस्तों MS एक्सेस का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि MS एक्सेस का मुख्य उद्देश्य डेटाबेस को सरल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना है, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय और संगठन अपने डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से एक्सेस कर सकें। दोस्तों जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि क्या आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक किया है या इनमें से कोई भी ऑप्शन आया था आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि हमको ऑप्शन मिला नहीं है इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दे चुके हैं उनके लिए तो आसान होगा ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है आगामी तारीख में तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों ये वीडियो, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये एकदम क्रीम आइटम है जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको एकदम जो फिल्टर आइटम हम दे रहे हैं, इसी बेस पर इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए ऑप्शन होता तो हम एग्जैक्ट बता देते, लेकिन ऑप्शन नहीं है, फिर भी इसके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होते होंगे, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। हमको लगता है दोस्तों ऑप्शन में यही रहा होगा कि जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना हो सकता है ना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है। इसके माध्यम से अनियोजित गर्भधारण को रोका जा सकता है और माता पिता को परिवार नियोजन में सहायता मिलती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन बन सकता था, ठीक है। अब पता नहीं ऑप्शन में क्या आया था, हमको तो पता नहीं है क्योंकि जिन्होंने हमको क्वेश्चन बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ना मिलने की वजह से ऑप्शन में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जन्म नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम आपको कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, अनियोजित गर्भधारण को रोकना, जैसे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार बच्चों की योजना बनाने में मदद मिलती है। महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा करना, जैसे बार बार गर्भधारण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने में मदद मिलती है। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, गर्भपात की आवश्यकता को कम करना, यौन संक्रामक रोगों से बचाव और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना, बेहतर जीवन प्रदान करना, ठीक है। तो ये जन्म नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। ये देखिए 7 उद्देश्य हमने बताए हैं और 7 में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है दोस्तों तो आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं। और इसके निष्कर्ष में अगर चलें कि जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये हम एक लाइन में यहाँ पे कंक्लूजन बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन था जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दहेज उत्पीड़न में महिलाएं क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। तो देखिए दहेज उत्पीड़न जो डॉरी हैरेसमेंट है एक गंभीर अपराध है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो दहेज उत्पीड़न है वो क्या है, एक गंभीर अपराध है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों कि दहेज उत्पीड़न ... है और ऑप्शन में दे दिया तो क्या है, एक गंभीर अपराध है और इससे बचाव के लिए महिलाओं के पास विभिन्न कानूनी अधिकार और कार्यवाही के विकल्प उपलब्ध हैं। भारत में दहेज से संबंधित अपराधों पर रोक लगाने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर किसी महिला के साथ मान लीजिए दहेज उत्पीड़न होती है तो वो कानून का सहारा ले सकती है और बहुत सारी कार्यवाही कर सकती है, ठीक है।
तो महिलाएं दहेज उत्पीड़न के मामले में क्या कानूनी कार्यवाही कर सकती हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, जिसको एफआईआर शिकायत दर्ज कराना कहते हैं। ये भी उनके पास अधिकार है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। दूसरा क्या करा सकती हैं? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज कराना। जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है उसके तहत मामला भी दर्ज करा सकती हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है कि धारा 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और क्या कर सकती हैं महिलाएं? भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत की धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही भी कर सकती हैं, जिसमें ये धारा देख लीजिए आप। इसको आप वीडियो पॉज करके और पूरा पढ़ सकते हैं। हम पूरा पढ़ने लगेंगे दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा और मुआवजे की मांग भी कर सकती हैं। अगर दहेज उत्पीड़न से वो पीड़ित हैं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा और मुआवजे की मांग भी कर सकती हैं। और उनके पास क्या ऑप्शन है? परिवार न्यायालय में तलाक या अलग रहने का मुकदमा दायर कर सकती हैं। ठीक है। और महिला हेल्पलाइन और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कर सकती हैं। संपत्ति और भरण पोषण का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है। जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 जीआरपीसी के तहत सीआरपीसी के तहत महिला अपने जीवन यापन के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने इस लेवल का इन क्वेश्चनों को एक्सप्लोर किया है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जो क्वेश्चन का लेवल आने वाला है आगामी परीक्षा में वो यही रहने वाला है। ठीक है। और तो यहाँ पे जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष कुल मिला के ये है कि दहेज उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है और महिलाएं एफआईआर दर्ज कराना, आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही करना, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा मांगना, तलाक लेना, भरण पोषण की मांग करना, महिला आयोग से शिकायत करना जैसे कानूनी कदम उठा सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आई होप दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पता हो गया होगा कि उनके ऑप्शन में क्या था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निमोनिया का मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों ये रोग, सामान्य रोग से संबंधित, सामान्य बीमारियों से संबंधित प्रश्न आया है कि निमोनिया का मुख्य कारण क्या है। तो निमोनिया एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन अगर हमको मिलता तो हम आपको एग्जैक्ट आंसर दे सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला है। फिर भी हम आपको यहाँ पे मुख्य कारण जो होते हैं निमोनिया के वो हम बता देते हैं कि टोटल कितने कारण होते हैं। यहाँ पे टोटल 6 कारण दिए गए हैं दोस्तों। पहला कारण है कि बैक्टीरियल संक्रमण, दूसरा है वायरल संक्रमण जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी और सिंकाइटियल वायरस, फंगल संक्रमण। ठीक है। और एलर्जी और केमिकल्स, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब वीक इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, और धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन, ये सभी मुख्य कारण हो सकते हैं निमोनिया होने के। अब इनको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके और इनका कंप्लीट नॉलेज आप ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना और आगामी जो एग्ज़ाम होंगे तो उनका जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन में आप निष्कर्ष देख लीजिए कि निमोनिया का मुख्य कारण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का संक्रमण है, कमज़ोर इम्यूनिटी, प्रदूषण, धूम्रपान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं इसके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। समय पर टीकाकरण, स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छता अपनाकर इससे बचा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बचाव के उपाय भी बताए हैं और निमोनिया के होने के मुख्य कारण भी बताए दिए गए हैं। ठीक है। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमको मिला है प्रथम पाली से कि एमएस वर्ड में दस्तावेज सेव करने कैसे करते हैं। तो अगर इसकी शॉर्टकट की पूछी होगी दोस्तों तो वह कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो ये सेव के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है। और बाकी अगर आप उसमें लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे
तो फिर फाइल में क्लिक करेंगे, फिर सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तब जाके सेव का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रथम पाली के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं जो 8 मार्च को द्वितीय पाली में क्वेश्चन हुआ था, जो क्वेश्चन मिले हैं हमको कि भारत में जातिवाद और भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जातिवाद और भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है, तो हमारे हिसाब से, क्योंकि हमको जो ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन हमारे हिसाब से जो यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका, तो जाति व्यवस्था अगर ऑप्शन में था तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके ऑप्शन में अगर ये था और जो लोग इसमें टिक किए हैं तो ये उनका राइट आंसर कहलाएगा। बाकी अगर 4 ऑप्शन हमको मिल जाते तो उसमें हम सटीक आंसर आपको दे सकते थे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करा रहे हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारत में जातिवाद और भेदभाव का एक प्रमुख कारण जाति व्यवस्था है, जो सदियों पुरानी सामाजिक संरचना पर आधारित है। यह व्यवस्था समाज को विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक जाति का एक निश्चित स्थान और भूमिका होती है। इस व्यवस्था के कारण कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा माना जाता है, जिससे भेदभाव और असमानता पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए जातिवाद के अन्य कारणों में शामिल हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 पॉइंट हमने दिए हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक कारण, शिक्षा और जागरूकता की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह। ठीक है, अब इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसकी जो PDF है दोस्तों, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, ऑफिस नो प्रॉब्लम आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका जो कारण, इन कारणों के चलते जातिवाद और भेदभाव आज भी भारतीय समाज में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। हालांकि संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के माध्यम से इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो भारत में जातिवाद और भेदभाव का एक प्रमुख कारण है वो हमारे हिसाब से जाति व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अब पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, कि भारत में पंचवर्षीय योजना की आम आलोचना क्या है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की आम आलोचना निम्नलिखित कारणों से की जा सकती है। अब देखिए क्या है कि ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हमको पूरी यहाँ पे डिटेलिंग देनी पड़ रही है। अगर ऑप्शन होता तो हम आपको एग्जैक्ट ऑप्शन बताते, फिर उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना की आम आलोचना का यहाँ पे दिया गया है, किस कारण से पंचवर्षीय योजना की आलोचना होती है। तो पहला है योजनाओं का क्रियान्वयन। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर अक्षम और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा है। योजनाओं के लाभ अक्सर ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, इसलिए इसकी एक आलोचना का ये प्रमुख बिंदु है। दूसरा है लाल फीताशाही, मतलब कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक लाल फीताशाही और नौकरशाही देरी का कारण बनती थी, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती थी। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण यहाँ पे आपको ये मिल गया है। ठीक है, और तीसरा कारण जो है हम यहाँ पे है गरीबी और असमानता। गरीबी और असमानता भी पंचवर्षीय योजनाएं गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता बनी रही, ये भी आलोचना का एक कारण है। और चौथा कारण है कृषि की उपेक्षा। प्रारंभिक योजनाओं में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, जबकि कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ध्यान नहीं मिला। इससे कृषि विकास धीमा रहा। देखिए, कृषि विकास पर ध्यान सिर्फ प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, उसके बाद से फिर इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए कृषि की उपेक्षा भी आलोचना का एक मुख्य कारण बन सकता है। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। योजनाओं में रोजगार सृजन के लक्ष्यों को पूरा करने में कमी रही। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी रही, तो ये भी आलोचना का एक कारण है। अब देखिए, हमको पूरे कारण यहाँ पे बताने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको ये पूरे कारण जो है तो नोट डाउन करते चलना है, लिख लीजिए।
है ना, क्योंकि आगामी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगला जो आलोचना का कारण है वो वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग, मतलब कई बार योजनाओं के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं हो पाया और भ्रष्टाचार के कारण धन का दुरुपयोग हुआ। मतलब जिसके लिए जो योजना जो धनराशि आवंटित हुई वो उपयोग नहीं हो पाई और उसका दुरुपयोग हो गया। ठीक है, ये भी इसका एक आलोचना का कारण है। और सातवां है कि लचीलेपन की कमी। पंचवर्षीय योजनाएं अक्सर कठोर और लचीलेपन से रहित होती थी, जिससे बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रीय असंतुलन। योजनाओं के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति असमान रही। कुछ क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ जबकि अन्य पिछड़े रह गए। ठीक है, तो ये भी एक मुख्य कारण है पंचवर्षीय योजना के आलोचना का, कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है कि कुछ का विकास तो बहुत अच्छे लेवल पर हो गया लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र रह गए जो पिछड़े रह गए। ठीक है, नौवां है कि निजी क्षेत्र की उपेक्षा। प्रारंभिक योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका को कम आंका गया। इससे उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिला। ये भी एक मुख्य कारण है जो आलोचना का, पंचवर्षीय योजना की आलोचना का। और 10वां है पर्यावरणीय प्रभाव। कई विकास परियोजनाओं ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जिसकी आलोचना की गई। ठीक है, तो इस तरह से इन आलोचनाओं के बावजूद पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद पंचवर्षीय योजना का महत्व कम हो गया और अब यह प्रणाली समाप्त हो चुकी है। अब पंचवर्षीय योजना जो है तो समाप्त हो चुकी है। हालांकि आर्थिक विकास में बहुत सारी इसमें मजबूती लाई गई पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आलोचना तो रह ही जाती है, कमी रह ही जाती है। ठीक है, तो वही पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जिंक की कमी से डाट डाट होता है। अब जिंक की कमी से डाट डाट क्या होता है, कोई बीमारी पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जिंक की कमी से पता नहीं क्या पूछा गया था, अब ऑप्शन मिला होता तो हम आपको एग्जैक्ट बताते, लेकिन फिर भी जिंक की कमी से क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है जो लोग एग्ज़ाम दिए हों तो उनको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाए कि हाँ ये वाला ऑप्शन आया था और इसी को मैंने टिक किया है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये पूरे क्वेश्चन मैं अपने MCQ में करा चुका हूँ। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था उसको मैंने पूरा कराया है और आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के ऑफिस नो प्रॉब्लम में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पूरा जितने भी हैं पूरे हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है। अब यहाँ पे जिंक की कमी से एक डॉट डॉट होता है, क्या होता है कि जिंक एक आवश्यक खनिज है। जिंक क्या है, एक खनिज है जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जिंक एक खनिज है और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिंक की कमी से शरीर में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जिंक की कमी के प्रमुख लक्षण और प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो देखिए जो जिंक की कमी से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या लक्षण होते हैं कि सबसे पहले कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना, है ना। जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अगर जिंक की कमी है तो उस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो है तो बहुत कमज़ोर हो जाती है जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाली परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दूसरी समस्या क्या है जिंक की कमी से, त्वचा संबंधी समस्या। अब त्वचा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं कि जिंक की कमी से त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे एक्जिमा, मुहासे, घाव भरने में देरी और त्वचा का रूखापन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो समस्याएं दी है एक्जिमा, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक्जिमा जो है तो किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की बीमारी है।
त्वचा से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्जिमा जो है तो त्वचा से संबंधित बीमारी है ना। बाकी मुहासे वगैरह तो आप समझ सकते हैं, लेकिन एक्जिमा थोड़ा सा नया वर्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं हम क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपको आगामी परीक्षा में इस सेशन से कम आपको 5 से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है दोस्तों जिंक की कमी से बालों का झड़ना भी दोस्तों जिंक की कमी के कारण ही होता है। जिंक की कमी से बालों के विकास पर असर पड़ता है और बाल झड़ने लगते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं है ना, तो उनमें जिंक किसकी कमी होती है? जिंक की कमी होती है। विकास में रुकावट, कैसे कि बच्चों में जिंक की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। इससे कद छोटा रह सकता है और वजन कम हो सकता है। मतलब जो बॉडी डेवलपमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है जिंक की कमी से। क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे कि हाइट कम रह जाती है या वज़न कम हो जाता है। इस तरह की समस्या जो है तो जिंक की प्रॉब्लम से ही होती है, जब जिंक की कमी होती है तो। अब देखिए घाव भरने में देरी, जिंक की कमी से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो लिखा है कि शरीर में अगर शरीर के किसी अंग में अगर घाव लग जाता है और तो उस घाव को भरने में अगर ज़्यादा समय लग रहा है, धीरे धीरे वो घाव भर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर किसकी कमी है? जिंक की कमी है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। स्वाद और गंध की कमी, ठीक है, जिंक की कमी से और क्या होता है कि जिंक की कमी से स्वाद और गंध की संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है, जिससे खाने का स्वाद नहीं आता और भूख कम लगती है। खाने के स्वाद में भी अगर कमी आती है, मतलब आपको नहीं समझ में आता कि खाने का स्वाद कैसा है, या कोई भी स्मेल आप नहीं समझ पा रहे हैं, भूख कम लगती है, तो ये भी जिंक की कमी से ही हो सकती है। आँखों की समस्याएं, अब देखिए जिंक की कमी से कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं, इन सबको आपको नोट करके चलना है। ठीक है, कि जिंक की कमी से रतौंधी और आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, जिंक की कमी से रतौंधी और आँखों की रोशनी भी कमज़ोर पड़ सकती है। देखिए अब यहाँ पे जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, और इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के जाना है एग्ज़ाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जिंक की कमी से अवसाद, चिंता और मूड स्विंग जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है कि पुरुषों में जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जिंक की कमी से पुरुषों में किसका स्तर कम हो सकता है? टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, किसकी कमी से? जिंक की कमी से। और क्या क्या होता है जिंक की कमी से? थकान और कमजोरी। जिंक की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। और जिंक की कमी के कारण बता देते हैं कि आखिर जिंक की कमी होती किस कारण से है। तो ये है असंतुलित आहार से। अगर आप असंतुलित आहार ले रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जिंक की कमी हो जाएगी। पाचन संबंधी समस्याएं, गर्भावस्था और स्तनपान, शराब का अत्यधिक सेवन और कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज और किडनी रोग, इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आपके अंदर जिंक की कमी के ये कारण बन सकते हैं। अब देखिए जिंक मिलता किससे है। देखिए जिंक को हमने ना A to Z यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है कि अगर आपके सामने जिंक से रिलेटेड प्रश्न आए, किसी भी तरह का आए, तो आपका वहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जिंक किस किस से मिलता है? जिंक के स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडे, दालें, बीज, नट्स, डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज। ठीक है, इन सब से क्या मिलता है? जिंक मिलता है।
यदि जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जिंक सप्लीमेंट्स का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में जिंक का सेवन भी हानिकारक हो सकता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर जिंक की कमी है तो एकदम आप बिना किसी परामर्श के डॉक्टर के और इतना ज़्यादा मात्रा में ले लें तो वो फिर हानिकारक भी हो सकता है ना। तो आपको डॉक्टर से पहले सलाह लेनी चाहिए अगर आपके अंदर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो, और जैसा डॉक्टर परामर्श दे उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जिंक से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है कि विकास में लिंग समानता की भूमिका क्या है, जेंडर इक्वेलिटी। अब देखिए ये जेंडर इक्वेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो, अब यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लोर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए कि विकास में लिंग समानता की भूमिका। विकास में लिंग समानता एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा है बल्कि यह आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। लिंग समानता का मतलब है कि महिलाओं, पुरुषों और अन्य लिंगों के लोगों को समान अवसर, संसाधन और अधिकार मिले। ठीक है, देखिए जो लिंग समानता का मतलब है वो क्या है कि महिलाओं, पुरुषों और अन्य लिंगों के लोगों को समान अवसर, संसाधन और अधिकार मिले। विकास में लिंग समानता की भूमिका निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो विकास में लिंग समानता की भूमिका है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसका जो निम्नलिखित तरीका महत्वपूर्ण है वो क्या है। पहला है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और दूसरा है गरीबी उन्मूलन। तीसरा देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है तो आप यहाँ पे वीडियो जो है तो पॉज करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दूसरा है गरीबी उन्मूलन, तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, चौथा है रोजगार और उद्यमिता में वृद्धि, और पांचवा है सामाजिक स्थिरता और शांति। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। छठा है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, और सातवां है जनसांख्यिकी लाभ, आठवां है राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी, नौवां है नवाचार और रचनात्मकता, दसवां है सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। और फिर यहाँ पे निष्कर्ष आ गया है कि लिंग समानता न केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए फायदेमंद है बल्कि यह पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नीति निर्माण में समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह सतत विकास और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आप हमको कमेंट करिए कि बताइएगा कि हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है कि समावेशी और सतत विकास, ये इसका राइट आंसर है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन था तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, समावेशी और सतत विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है कि मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही थोड़ी हो सकता है, और भी कई सारे तो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं भारत में विकास के मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समावेशी और सतत विकास, लेकिन इसके और भी जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ देते हैं कि क्या लिखा है कि भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य समावेशी और सतत विकास को प्राप्त करना है, जिससे देश के सभी नागरिकों को समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। भारत के विकास का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है बल्कि यह सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय पहलुओं को भी समाहित करता है। भारत में विकास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए प्रमुख जो उद्देश्य है ना, तो और भी कई सारे उद्देश्य हैं विकास के। तो वो है, पहला उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, फिर है आर्थिक विकास, फिर है सामाजिक समानता और न्याय, फिर है शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास,
फिर है रोजगार सृजन, और नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, तकनीकी और डिजिटल विकास, सुशासन और पारदर्शिता, सांस्कृतिक और मानवीय विकास, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और इस तरह से टोटल 12 उद्देश्य हैं दोस्तों भारत में विकास के मुख्य उद्देश्य। और इन 12 में से कोई भी 4 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही दे देगा, बाकी ऑप्शन आपको गलत दे देगा और उनमें से आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये इतने उद्देश्य हैं और इस लेवल से आपको तैयारी करनी है। आप वीडियो पॉज करके इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है किसी भी आंसर में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो निष्कर्ष है वो क्या है कि भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, गरीबी और असमानता कम हो, पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। यह उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। भारत का विकास मॉडल समावेशी, संतुलित और टिकाऊ होने पर जोर देता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया है। और अगर आपको लगता है कि हम और डिटेल में एक्सप्लोर करें तो भी बताइएगा, और एक्सप्लोर करने का हमारा जो तरीका है वो कैसा है वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 8 तारीख को वो बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है या नहीं। अब फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए अब ऑप्शन होता तो एग्जैक्ट बताते, और नहीं है तो हम पूरे ऑप्शन बताएंगे आपको कि क्या क्या कारण है गरीबी के। ठीक है, तो भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जिसके कई कारण हैं। यह समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों से जुड़ी हुई है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है गरीबी के मुख्य कारण? पहला तो है आर्थिक असमानता। अब आर्थिक असमानता किस तरह से है कि देश में आय और संपत्ति का असमान वितरण गरीबी का प्रमुख कारण है। ठीक है, धन कुछ हाथों में केंद्रित होने से बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है। तो पहला मुख्य कारण क्या है? आर्थिक असमानता। दूसरा क्या है मुख्य कारण? बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। अब ये अर्ध बेरोजगारी क्या है भाई? तो यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में बेरोजगारी की उच्च दर और अर्ध बेरोजगारी मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट गरीबी का एक प्रमुख कारण है। युवाओं और कामगारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है गरीबी का वो है कमज़ोर कृषि संरचना है। यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे संरचना है। ठीक है, तो भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन, सिंचाई की कमी, बाजार तक पहुंच का अभाव और किसानों की कम आय गरीबी का कारण बनती है। चौथा कारण है भारत में गरीबी का मुख्य चौथा कारण है शिक्षा और कौशल की कमी। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण लोग बेहतर रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इससे उनकी आय सीमित हो जाती है और गरीबी बनी रहती है। पांचवा जो मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि भी। ठीक है, तो ये पूरे ऑप्शन आपको जो पॉइंट में लिखे गए हैं नंबरिंग करके, इनको आपको नोट करते चलना है। यह ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय और सुविधाएं कम हो जाती हैं। यह गरीबी को बढ़ावा देता है। सही बात है। छठवां है सामाजिक असमानता। जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव और असमानता गरीबी का कारण बनती है। दलित, आदिवासी और महिलाएं अक्सर गरीबी का सबसे अधिक शिकार होते हैं। गरीबी का सबसे अधिक शिकार कौन कौन होते हैं? दलित, आदिवासी और महिलाएं। ठीक है, 3 लोग। ठीक है, बाकी होने के लिए और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से गरीबी के शिकार होते हैं। और 7वां जो कारण है गरीबी का वो है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ठीक है, कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बीमारियों के कारण लोगों की उत्पादकता कम हो जाती है।
इससे आय में कमी आती है और गरीबी बढ़ती है। ठीक। भ्रष्टाचार और अक्षम शासन, ये भी एक प्रमुख कारण है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण गरीबी उन्मूलन के प्रयास प्रभावी नहीं हो पाते हैं। भ्रष्टाचार और अक्षम शासन गरीबी को बनाए रखते हैं। ठीक है। और 9वां कारण है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा क्या है गरीबी का कारण में, कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे सड़क, बिजली, पानी और संचार गरीबी का कारण बनती है। इससे आर्थिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। ठीक है। और 10वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऋणग्रस्तता। किसान और गरीब लोग अक्सर ऋण के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। यह ऋणग्रस्तता गरीबी को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो ये 10वां कारण है। 11वां कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं गरीबी को बढ़ावा देती हैं क्योंकि ये लोगों की आजीविका और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। ये भी गरीबी का कारण है। फिर है ऐतिहासिक कारण। अब ऐतिहासिक कारण में क्या है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया कि भारत में गरीबी के कारण में प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या हैं। ठीक है। या कि भारत में गरीबी के लिए ऐतिहासिक कारण कौन सा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐतिहासिक कारण देख लीजिए। औपनिवेशिक काल में भारत के संसाधनों का शोषण और आर्थिक नीतियों ने देश को गरीबी की ओर धकेल दिया। इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। ठीक है। और 13वां जो कारण है शहरीकरण और झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार। शहरी क्षेत्रों में गरीबी और झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हो रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण है गरीबी का। 14वां जो कारण है गरीबी का वो है आर्थिक नीतियों का असंतुलन। कभी कभी आर्थिक नीतियां गरीबों के हितों को ध्यान में नहीं रखती हैं, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। ठीक है। तो ये भी कारण है। ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल आपको 14 कारण बताए हैं गरीबी के, कि भारत में गरीबी का जो मुख्य कारण क्या है। अब देखिए ऑप्शन में जो भी आया रहा होगा इन 14 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो ज़रूर आया रहा होगा, लेकिन चूंकि हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया है इसलिए हम आपको एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, गरीबी के मुख्य जो कारण हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लोर किया है। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को विशेष रूप से नोट करके ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे एक निष्कर्ष है, एक पैराग्राफ में पढ़ लीजिए कि भारत में गरीबी के कारणों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि विकास और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में सुधार करके गरीबी को कम किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं, निजी क्षेत्र की भागीदारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था जो द्वितीय पाली में, वो था कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास में कैसे योगदान करते हैं। तो अब इसका भी राइट आंसर यहाँ पे हमको नहीं मिला है, ऑप्शन तो मिला ही नहीं, पर यहाँ पे हम आपको इसका आंसर डिटेल में देंगे और इसको आप देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास में कैसे योगदान करते हैं, कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल किसी भी देश के विकास के लिए दो आधारभूत स्तंभ हैं। कौन कौन? शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों क्षेत्र मानव पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास में निम्नलिखित तरीकों से योगदान करते हैं। अब देखिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल है तो विकास में किस तरीके से अपना योगदान करते हैं।
तो पहला योगदान है कि शिक्षा का योगदान। अब शिक्षा का योगदान है तो इस शिक्षा के योगदान में पहला है मानव पूंजी का विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सुधार, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी, आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये इतना 6 कारण हो गया क्या, ये है शिक्षा का योगदान। ठीक है, अब शिक्षा के योगदान के बाद फिर है स्वास्थ्य देखभाल का योगदान। ठीक है, शिक्षा का हमने बता दिया, अब यहाँ स्वास्थ्य का देख लीजिए कि उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी कम करना, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, शिक्षा के परिणामों में सुधार, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, रोजगार के अवसर, सामाजिक स्थिरता। ठीक है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य का संयुक्त योगदान भी तो है। वो कैसे है कि मानव विकास सूचकांक में सुधार, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, नवाचार और प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय स्थिरता, और यहाँ पे फिर ये 4 ही यहाँ पे ऑप्शन है। इनको दोस्तों अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो वीडियो पॉज करके और पढ़िए, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और क्या आप ऐसे एक्सप्लेनेशन और चाहते हैं जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं उन सभी का। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और हमारे जो चैनल है ये टेलीग्राम का चैनल है ऑफिस नो प्रॉब्लम, इसको भी ज्वाइन करिए। हम इसमें ये पूरी PDF डाल देंगे, यहाँ से आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो क्या आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये मानव पूंजी के निर्माण और समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश करके देश गरीबी कम कर सकता है, आर्थिक विकास को गति दे सकता है, और एक समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आया था द्वितीय पाली में वो क्या है कि ग्रामीण और शहरी विकास में प्रमुख अंतर क्या है। जो ग्रामीण और शहरी विकास हैं इनमें प्रमुख अंतर क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रमुख अंतर, ग्रामीण और शहरी विकास के बीच प्रमुख अंतर उनकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित होते हैं। ये अंतर दोनों क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया, चुनौतियों और प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण और शहरी विकास के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। अब ग्रामीण और शहरी विकास के बीच जो अंतर हैं, ऑप्शन होता तो मैं एग्जैक्ट आपको बता सकता था, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से हम आपके जितने भी अंतर हैं उन सभी अंतर को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला अंतर है कि आर्थिक गतिविधियाँ के अंतर्गत ग्रामीण विकास और फिर शहरी विकास। फिर दूसरा है रोजगार के अवसर। दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके और इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है रोजगार के अवसर में ग्रामीण विकास और शहरी विकास क्या हुआ है, बुनियादी ढांचा में ग्रामीण विकास और शहरी विकास क्या हुआ है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जीवन स्तर में भी ग्रामीण विकास और शहरी विकास क्या हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर सामाजिक संरचना, ये भी ग्रामीण विकास और शहरी विकास में अलग अलग हुआ है। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी ग्रामीण विकास और शहरी विकास में क्या क्या अंतर है। और पर्यावरणीय प्रभाव भी आप देख सकते हैं। फिर है सरकारी नीतियाँ और योजनाएं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ग्रामीण में अलग है, शहर में अलग है। जनसंख्या घनत्व भी अलग है ग्रामीण में और शहर में। संस्कृति और परंपराएं भी दोनों अलग हैं शहर और गांव में। तो इस तरह से अगर आप देखें कुल मिला के इसका अगर कंक्लूजन, तो ग्रामीण और शहरी विकास के बीच अंतर उनकी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग रणनीतियों और नीतियों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक असमानता को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास ही देश के समग्र विकास को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको एक्सप्लोर किया है। अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कमी रह गई हो
तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि आपको कहीं कोई शब्द समझने में दिक्कत हुई हो तो भी आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था द्वितीय पाली में कि आंगनबाड़ी केंद्र बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करता है। ठीक है, ये अब ये आंगनबाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है तो बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करता है। ऑप्शन नहीं है। अब चलिए, ऑप्शन नहीं है तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत संचालित होती हैं। जो आंगनबाड़ी योजना है ना, तो आंगनबाड़ी जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, तो ये किसके तहत संचालित होती है? ICDS के अंतर्गत होती है, समेकित बाल विकास सेवाएं। ये आपको ध्यान रखना है। यह केंद्र मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल करता है। आंगनबाड़ी केंद्र बेसहारा और वंचित बच्चों की देखभाल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए, आप तैयारी किए हैं, हम इनकी कंप्लीट जो MCQ है हम अपने चैनल में दे दिए हैं। आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा। और यहाँ तो आज हम एग्ज़ाम के नज़रिए से आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उन्हीं को हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, टोटल क्वेश्चन तो मिलना संभव ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी को इतना क्वेश्चन याद ही नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है तो बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करता है, इनकी पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहला है पोषण सहायता करके। पोषण सहायता करके क्या? आंगनबाड़ी केंद्र बेसहारा बच्चों को पोषक आहार प्रदान करते हैं, जिसमें दाल, चावल, दूध, अंडे और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। कुपोषण से पीड़ित बच्चों को विशेष पोषण कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त पोषण दिया जाता है। अब यहाँ फिर प्रारंभिक शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य देखभाल है, टीकाकरण है, सामाजिक सुरक्षा है और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है, और इसके बाद विशेष देखभाल है। ठीक है, तो यहाँ विशेष देखभाल में देखिए क्या लिखा है कि बेसहारा और विकलांग बच्चों को विशेष देखभाल की सहायता प्रदान की जाती है। इन बच्चों के लिए विशेष पोषण और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं आंगनबाड़ी के द्वारा। परिवारों को जोड़ना, सामुदायिक भागीदारी, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग, ये टोटल 10 तरह से आंगनबाड़ी जो है तो बेसहारा बच्चों की देखभाल करता है। ठीक है, इनकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा। और निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए एक सुरक्षित और पोषण युक्त माहौल प्रदान करते हैं। यह केंद्र बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो वंचित और बेसहारा बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करती है। ठीक है, इस तरह से तो ये रहा दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता का प्रमुख तत्व क्या है। जो हमको जितने क्वेश्चन मिले थे उनका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में। इसको देख लीजिए कि समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता का प्रमुख तत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि स्थिरता क्या होती है समुदाय कार्यक्रमों में। ये समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता एक महत्वपूर्ण तत्व है जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रमों के लाभ दीर्घकालिक हों और समुदाय अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। स्थिरता का मतलब है कि कार्यक्रमों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहे और समुदाय उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित कर सके। समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता के प्रमुख तत्व निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, समुदाय में जो कार्यक्रमों में स्थिरता के प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है समुदाय की भागीदारी,
दूसरा है स्थानीय संसाधनों का उपयोग, तीसरा है क्षमता निर्माण, चौथा है आर्थिक स्थिरता, पांचवा है सामाजिक समर्थन, ठीक है, और सामाजिक समर्थन, और फिर है पर्यावरणीय स्थिरता, इसके बाद है नीतिगत और संस्थागत समर्थन, इसके बाद है लचीलापन और अनुकूलन, ठीक है। ये दोस्तों मेन हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, बाकी इनका एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, और 10वां है सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ठीक। तो इस तरह से जो सामुदायिक कार्यक्रमों में स्थिरता का प्रमुख तत्व है, इतने टोटल 10 प्रकार के तत्व हैं। अब इनमें से जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आया था, कौन सा नहीं आया था, और उसके हिसाब से, और अगर ऑप्शन वो नहीं भी आया था, क्योंकि अगर ऑप्शन कभी कभी अपने से बना लेते हैं, तो अगर आप इस डिटेल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको फिर आपके ऑप्शन समझ में आ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ एक इसका जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो क्या है कि समुदाय कार्यक्रमों में स्थिरता का प्रमुख तत्व समुदाय की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, क्षमता निर्माण और आर्थिक स्थिरता है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों को लंबे समय तक चलाने और समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना बढ़ जाती है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय, सरकार और संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से प्रथम और द्वितीय पाली में जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे और जो हमको मिल पाए हैं, उन सभी को हमने आपके सामने एक्सप्लोर किया है। और अगर और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 8 मार्च को हो चुका है, और अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन भी याद हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में ज्वाइन करके और वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमको बताइएगा कि हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, और अगर आप इसी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हर प्रतिदिन के एग्ज़ाम का और दोनों ही पालियों का, तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम को सर्च करेंगे, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पर डे का जो एक्सप्लेनेशन है हम आपको PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।